नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज हम एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। भौगोलिक चिंतन, एक परिचय, ज्योग्राफिकल थॉट एंड इंट्रोडक्शन। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि भूगोल का जो इतिहास रहा है वो कैसा रहा है। भूगोल का जो स्थापना हुआ या भूगोल एक विषय के रूप में स्थापित हुआ तो कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। यह जो सेशन होने वाला है यह एक तथ्य आधारित यानी फैक्ट बेस्ड सेशन होने वाला है, क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी चीज़ का इतिहास जब जानने का कोशिश करते हैं तो उस बीच में कई सारे तथ्य आते हैं और उन तथ्यों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो आज हम लोग भौगोलिक चिंतन से संबंधित जो फैक्ट है, तथ्य है, उसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हाँ, और ये जो भौगोलिक चिंतन है इसे हम लोग पूरा कवर करेंगे। अलग अलग लेक्चर्स में छोटे छोटे पार्ट में हम लोग बांट बांट कर इसे पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। और ये जो भौगोलिक चिंतन है, आप चाहे तो पीजीटी का एग्ज़ाम ले लीजिए या टीजीटी का ले लीजिए, जीआईसी का ले लीजिए या फिर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम ले लीजिए। हर एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। आई होप कि आपको एक पिक्चर विजिबल होगा, दिखाई दे रहा होगा। अब आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। क्या ये जो पौधा है पहले से ही, क्या प्री एग्जिस्टिंग ऐसा ही था? क्या पूर्व में ये ऐसा ही था कि इसका कुछ जो डेवलपमेंट है, विकास है, इसकी कुछ अवस्थाएं रही होंगी, है ना? आप इस बात को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो ये एक सीड्स होगा, बीज होगा, इसमें फिर अंकुर हुआ, फिर ये धीरे धीरे बड़ा हुआ। अब बड़ा होने के दरम्यान में क्या अगर इसे पानी नहीं मिलता, धूप नहीं मिलता, तो क्या यह ग्रो करता? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसे पानी देने के लिए कोई तो रहा होगा, या तो बारिश से या तो कोई इंसान दिया होगा, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार भूगोल का जो एग्जिस्टेंस है, यानी कि आप इस पेड़ के स्थान पे आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट को रख लीजिए, भूगोल को। तो क्या अभी जो भूगोल है, क्या पहले से भी भूगोल ऐसा ही था? आप खुद सोचिए, क्या पहले से ही भूगोल ऐसा था? बिल्कुल था, लेकिन जो भूगोल से संबंधित जानकारियां हैं वो इंसान तक नहीं पहुंचा था सिस्टमेटिक रूप में। तो भूगोल कभी ना कभी एक सीड्स के रूप में रहा होगा। अब इसमें धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। फिर जब ग्रोथ होता गया तो जो मानव है इसे संभाला, है ना, इसका डेवलपमेंट में योगदान दिया अपना, और आज भूगोल एक अपने वर्तमान स्थिति में विद्यमान है। तो इसी चीज़ को हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सेशन को आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो भूगोल विषय का विकास जो सबसे अधिक हुआ वो 20वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है। और 20वीं शताब्दी को ही हम लोग आधुनिक काल भी कहते हैं। भूगोल का विकास जो हुआ सर्वाधिक 20वीं शताब्दी में हुआ, और इसलिए हम लोग 20वीं शताब्दी को आधुनिक काल कहते हैं। भूगोल में जो आधुनिक भूगोल है उसके जनक के रूप में हम्बोल्ट और रीटर को कहा जाता है। अब हम्बोल्ट और रीटर को ही आधुनिक भूगोल का जनक क्यों कहा जाता है? तो चूंकि जो भूगोल विषय है इसका जो लालन पालन है, इसका जो विकास है, इन्हीं दोनों ने सबसे अधिक किया, इसीलिए हम्बोल्ट और रीटर को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है, ठीक। क्योंकि इन्हीं दोनों के प्रयास से विषय जो भूगोल है उसकी स्थापना हुई थी। इससे पहले भी भूगोल था लेकिन एक विषय के रूप में नहीं था। तो हम्बोल्ट और रीटर का ही योगदान है भूगोल को एक विषय के रूप में स्थापित करने का, ठीक है।
इन्हें प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल का पिता भी कहा जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल यानी रीजनल ज्योग्राफी और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का फादर भी हम्बोल्ट और रिटर को कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक भूगोल का भी पिता कहा जाता है जनक, और प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल का भी पिता कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं तो आप अपने बुक्स में या नोट्स में इसे ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। चलते हैं अगले स्लाइड्स की तरफ। अब अगर आप देखें भूगोल विषय को, तो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक जो भूगोल है या भौगोलिक चिंतन है जो विषय, उसको ऐतिहासिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। ठीक है, जो भूगोल विषय का इतिहास रहा है, इस भूगोल विषय के पूरे इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब तीनों को हम लोग एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। अब सबसे पहले आता है प्राचीन काल। ठीक है, अब प्राचीन काल के अंतर्गत जो 200 एडी तक का भौगोलिक चिंतन के अध्ययन को शामिल करते हैं। जो समय 200 एडी तक का था, उस टाइम पीरियड को हम लोग प्राचीन काल में रखते हैं। ठीक है, इस काल में प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन किया जाएगा। अब जो प्राचीन काल है यानी कि जो 200 एडी तक का जो काल है, उस काल में प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, जैसे नदी घाटी सभ्यता का विकास जो हुआ, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जो जितने भी नदी घाटी सभ्यताएं हैं, उनका अध्ययन प्राचीन काल में किया जाता है। फिर यूनान का सभ्यता तथा रोमन सभ्यता, मतलब जितने भी सभ्यताओं का विकास हुआ है, ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ है, उन सभी का अध्ययन प्राचीन काल में किया जाता है। ठीक है, अब 600 एडी से लेकर 300 एडी तक के समय को यूनान का शास्त्रीय काल, ध्यान से सुनिएगा, यूनान का शास्त्रीय काल या यूनान का क्लासिकल पीरियड कहा जाता है। कब? तो 600 एडी से लेकर 300 एडी है ना, ईसा पूर्व के जो समय काल था, उसे हम लोग यूनान का शास्त्रीय काल या यूनान का क्लासिकल पीरियड कहते हैं। ठीक है, आई होप क्या समझ में आ रहा होगा। यूनानी व रोमन काल को ध्यान से देखिएगा, फैक्ट है ये सब। यूनानी व रोमन काल को प्राचीन शास्त्रीय काल यानी प्राचीन शास्त्रीय काल कहा जाता है। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो 600 से 300 एडी का जो समय है, उसे यूनान का शास्त्रीय काल कहते हैं, और यूनान व रोमन काल को प्राचीन शास्त्रीय काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले स्लाइड्स की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूनान काल है, ठीक है, जो यूनान काल है उसको हम लोग शास्त्रीय काल भी कहते हैं, और यूनान प्लस रोमन काल को प्राचीन शास्त्रीय काल कहते हैं। प्रश्न में पूछ सकता है कि प्राचीन शास्त्रीय काल तो यूनान प्लस रोमन का जो काल है, और शास्त्रीय काल तो यूनान का। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड्स की तरफ। अब आता है मध्यकाल। ठीक है, तो मध्यकाल को 4 छोटे छोटे कालों में बांटा गया है। जब आखिर इसे 4 छोटे छोटे काल में क्यों बांटा गया है? तो अध्ययन की सुविधा के लिए, है ना, जो टाइम पीरियड में खूब सारी घटनाएं घटित हुई हों, तो उन सारी घटनाओं को हम बारीकी से समझने के लिए उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो मध्यकाल में चूँकि बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग अध्ययन करने के लिए, समझने के लिए उसे 4 छोटे छोटे काल में बांट दिया गया है। ठीक है, तो जो पहला काल है उसे हम लोग अंधकाल कहते हैं, डार्क एज। ठीक है, जो 300 एडी से लेकर 1200 एडी तक के काल को डार्क एज कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है अरब काल, जो कि 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक का जो टाइम पीरियड है उसे अरब काल कहते हैं। अब थर्ड है पुनर्जागरण काल, जो कि 1250 एडी से लेकर 1700 एडी यानी ईसा पूर्व तक के जो काल है उसे पुनर्जागरण काल कहते हैं।
और लास्ट वन इज भौगोलिक खोजों का काल, जो कि 1700 एडी के बाद का है। अब भौगोलिक खोजों का काल से क्या तात्पर्य है? यानी भूगोल से संबंधित बहुत सारे खोज इसी काल में संपन्न हुए। यानी भूगोल से रिलेटेड बहुत सारी जो डिस्कवरीज हैं, खोज हैं, वो भौगोलिक खोजों का काल यानी कि 1700 ईस्वी के बाद ही हुआ है। इसलिए इसे हम लोग मध्यकाल को 4 अलग अलग भागों में बांटे हैं। ठीक है, अब आता है आधुनिक काल। ठीक है, अब आधुनिक काल को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है, 3 काल में। ठीक है, तो आधुनिक काल में भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, इसलिए आधुनिक काल को भी 3 भाग में बांटा गया है। तो जो पहला काल है वो है वारेनियस व कांट का काल। ठीक है, जो वारेनियस थे और इमैनुअल कांट, उनका जो टाइम पीरियड था उन्हीं के नाम पर इस टाइम पीरियड का नाम रख दिया गया। फिर है आधुनिक शास्त्रीय काल। ठीक है, और थर्ड है आधुनिकतम। अब इस चीज़ को समझिएगा, आधुनिक शास्त्रीय काल और आधुनिकतम काल ये दोनों अलग चीज़ हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 17वीं सदी को वारेनियस का काल कहते हैं। जो 17वीं शताब्दी था उसे हम लोग वारेनियस का काल कहते हैं। और किसी भी काल को किसी विद्वान के नाम से रखा जाना ये दर्शाता है कि 17वीं सदी में वारेनियस ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए होंगे, तभी 17वीं सदी को वारेनियस का काल कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 17वीं सदी वारेनियस काल। ठीक, अब 18वीं सदी को कांट का काल कहते हैं। ठीक है, 17वीं सदी वारेनियस और 18वीं सदी कांट का काल। मतलब क्या कि 17वीं सदी में यदि वारेनियस ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, तो 18वीं सदी ने इमैनुअल कांट महोदय ने भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, इसलिए 18वीं सदी को कांट का काल कहा जाता है। ठीक है, अब जो 17वीं और 18वीं सदी को, जो 17वीं और 18वीं सदी है, इन दोनों कालों को आधुनिक शास्त्रीय काल का संक्रमण, ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्या, समझिएगा इस चीज़ को, जो 17वीं और 18वीं सदी है, यानी कि जो वारेनियस का काल है और जो कांट का काल है, इन दोनों के काल को हम लोग आधुनिक शास्त्रीय काल का संक्रमण काल, मतलब मिला हुआ, मिक्स, ठीक है, संक्रमण काल कहते हैं। तो आधुनिक शास्त्रीय काल का संक्रमण काल कब होता है, कब कहते हैं? तो 17वीं और 18वीं सदी को। 18वीं सदी को कांट का काल और 17वीं सदी को वारेनियस का काल। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। 18वीं सदी के अंत, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, 18वीं सदी के अंत तथा 19वीं सदी को, अब ये 18वीं सदी पूरे नहीं, मतलब 18वीं सदी का जो अंतिम का समय था, 18वीं सदी का अंतिम समय और जो 19वीं सदी पूरा, इसको हम लोग हम्बोल्ट व रिटर का काल कहते हैं। पूरा 18वीं सदी नहीं, क्योंकि 18वीं सदी तो कांट का काल था, तो 18वीं सदी का जब अंत हो रहा था, वहाँ से लेकर पूरी 19वीं सदी को हम लोग हम्बोल्ट और कार्ल रिटर का काल कहते हैं। ठीक है, अब 20वीं सदी को आधुनिक शास्त्रीय काल का दूसरा काल। ठीक है, अभी हम लोग आधुनिक शास्त्रीय काल का पहला काल कब था, तो 17वीं और 18वीं सदी के बीच। तो 20वीं सदी को हम लोग आधुनिक शास्त्रीय काल का दूसरा काल, ध्यान से इस चीज़ को लिख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। 17वीं और 18वीं सदी को, ठीक है, 17वीं और 18वीं सदी को आधुनिक शास्त्रीय काल का प्रथम काल, और जो 20वीं सदी है इसे आधुनिक शास्त्रीय काल का दूसरा काल कहा जाता है, जिसमें रेटजेल महोदय, ब्लास, कार्लोसावर तथा सैंपल जैसे विद्वान शामिल होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सेशन। अब पौराणिक जो युग में ऋषि प्रासर थे, पौराणिक युग में जो ऋषि प्रासर थे, ये बहुत बड़े विद्वान थे।
इन्होंने पृथ्वी को 7 भागों में बांटा। ठीक है, इन्होंने पृथ्वी को 7 भागों में बांटा। जो पहला था वो जम्बू द्वीप, जिसमें भारत शामिल है। दूसरा प्लास्का द्वीप, जिसमें भूमध्य सागर ये जो क्षेत्र है वो शामिल है। फिर है साल्मली द्वीप, जिसमें उत्तर पूर्वी एशिया शामिल है। कुश द्वीप, जिसमें दक्षिण पश्चिम एशिया शामिल है। क्रॉच द्वीप, जिसमें यूरोप शामिल है। सार्क द्वीप, जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है। और पुष्कर द्वीप, जिसमें चीन और मंचूरिया का भाग शामिल है। ठीक है, तो जो ऋषि पराशर थे इन्होंने पृथ्वी को इन 7 भागों में बांटे थे। तो ये था आज का हमारा सेशन। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो ज्योग्राफिकल थॉट है, भौगोलिक चिंतन है, इसे छोटे छोटे भागों में बांटकर हम पढ़ें ताकि आपको भी बोरिंग फील ना हो। ठीक है, तो ये छोटा सा सेशन था जो कि परिचय था। अब हम लोग अगला जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग यूनानी भूगोलवेत्ता के बारे में कुछ देखेंगे, जानेंगे कौन कौन से थे, क्या उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया भूगोल के विकास में, इन सारी चीज़ों को ठीक है समझने का प्रयास करेंगे अगले सेशन में। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो का आपको PDF मिले तो हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका वेलकम है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो ये था आज का हमारा सेशन। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।